नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया और समय हो गया है बात मुद्दों की का। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता है या फिर देश में यदि बात करें तो चुनाव आते ही माइनॉरिटी की बात होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में देश में आजकल इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिर वो पार्लियामेंट हो या फिर देश का हर कोना, वहां पर माइनॉरिटी को लेकर काफी जो है चर्चाएं हो रही है। ऐसे में आज इस बात को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, इस मुद्दे में बात करने के लिए जीतू राठौर जी मौजूद हैं। और सभी सभी जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए किस तरीके से काम करते रहे हैं और किस तरीके से हमेशा से ही क्रिश्चियन समाज के लिए जो है अग्रसर रहे हैं, उनके कार्य के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये माइनॉरिटी के इस विषय को देखते हैं और इस विषय के बारे में किस तरीके की जानकारी या फिर किस तरीके का असर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में दिखाई देता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बात मुद्दे की में। जिस तरीके से यदि बात करें तो चुनाव जब नजदीक आता है या फिर नॉर्मल भी चीज रहे तो माइनॉरिटी, ओबीसी और चीजों की जो है बातचीत होना शुरू हो जाती है। देश में अब ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इसकी यदि बात करें तो ये अभी की बात नहीं है, काफी लंबे समय से ये चीज चलते आ रही है, लेकिन इसके ऊपर सटीक निर्णय नहीं आ पाता। चुनाव होते हैं उसके बाद फिर जो है शांति हो जाती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो या फिर किसी भी चीज को लेकर हो, इसके ऊपर चर्चा होने लगती है। आपकी इस चीज को लेकर क्या राय है? क्रिश्चियन कम्युनिटी की क्या राय है? क्रिश्चियन समाज से आप जुड़े हैं, आप नेतृत्व उनका करते आए हैं। और सबसे गौर करने वाली बात, यदि उल्लासनगर की बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से कई नियुक्ति की गई है, नई नियुक्ति की गई है पदों की, तो उसको लेकर जो हमें जानकारी मिली है, जो कि हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपकी तरफ भी जो है भाजपा एक और हाथ बढ़ा रही है माइनॉरिटी को लेकर। वहीं पे यदि देखा जाएगा तो भाजपा राजनीति करते हुए माइनॉरिटी को निगलेक्ट करते आ रही है। तो जो हाथ बढ़ाया जा रहा है आपकी तरफ भी माइनॉरिटी को लेकर, एक पद को लेकर जो बात की चीज की जा रही है, क्या है पूरा विषय? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आज आपने अपने इस चैनल पर मौका दिया कि शहर के सामने माइनॉरिटी के विषय में हम बात को रख सकें। अधिकतर न्यूज़, लोकल हो या दूसरे न्यूज़, माइनॉरिटी की बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म जल्दी से मिलता नहीं है। तो शुक्रिया आपका है कि आज आपने एक पहल की है और माइनॉरिटी की बात रखने का आपने मौका दिया है। जैसे कि आपने कुछ सवाल मेरे सामने रखे हैं कि देश में जब चुनाव का समय आता है तब माइनॉरिटी के विषय में या बाकी के जो भी जातियां हैं, धर्म है, उन लोगों की और सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने रुख को करती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच बात है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, माइनॉरिटी हो, बाकी के दूसरे जो लोग हों, उन सभी की ओर पार्टियां अपने रुख को करती हैं। उसी प्रकार से भारत देश के अंदर भी आप जानते हैं कि पिछले 3-4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर किस प्रकार की माइनॉरिटी के साथ में एक व्यवहार रहा है। मेरे पास में एक रिपोर्ट है जिसमें 2023 में शुरुआत जनवरी से लेकर अभी सितंबर तक में विशेष तौर पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ऊपर 500 से भी अधिक हमले हुए हैं इन 8 महीनों में। और ये साल खत्म होते होते मुझे ऐसा लगता है कि 2022 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि अब तक कभी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ऊपर इतने 7-8 महीनों के अंदर इतने क्या बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स या उनको तकलीफें नहीं दी गई हैं जो इन 7-8 महीनों के अंदर दी गई हैं। लेकिन जैसे ही अब चुनाव का माहौल आते जा रहा है, तो आप सभी जब जानते हैं कि चुनाव का माहौल आता है तो फिर माइनॉरिटी हो या फिर मेजोरिटी के वोट्स हो, इन सभी का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण और उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी करती है। मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी के विषय में ब्लेम नहीं करना चाहता या कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं प्योर सोशल वर्क करता हूं। अब तक मेरे पास में किसी का भी आधिकारिक कोई पद किसी पार्टी का मैंने लिया हुआ नहीं है। तो माइनॉरिटीज की ओर आ भी रहे हैं, पहले तकलीफ देना है, उसके बाद में उनमें से ही कुछ लोगों को अपने तरफ लेना है। और उसकी एक सोची समझी साजिश के तहत अलग अलग शहरों के अंदर कई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के और बाकी के जो लोग हैं, उनको अलग अलग पदों से अभी नवाजा जाएगा। ये एक राजनीतिक स्टैंड है। जिस तरीके से जो कि मैंने कहा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि भाजपा में जो कि नई नियुक्ति हुई है पदों की, उसमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटी सेल को लेकर आपसे भी जो है बातचीत की जा रही है। ये सोचने वाली बात है, भाजपा जो है कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की तरफ अब ध्यान देने लगी है, माइनॉरिटी को हमेशा निगलेक्ट करते हुए आई है। तो इस विषय में कहाँ तक सही है, जानकारी सही है? मैं इसमें कहूंगा देर आए लेकिन दुरुस्त आए।
ये तो एक अच्छी बात है। अगर भाजपा हमारे उल्लासनगर की माइनॉरिटी के बारे में सोचती है या पर्टिकुलर क्रिश्चियन समाज के बारे में सोचती है, आप जान लीजिए उल्लासनगर के अंदर 30,000 से भी अधिक मत हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जिसके अंदर प्रोटेस्टेंट समाज के और जो जीसस क्राइस्ट को फॉलोवर या बिलीवर्स लोग जो हैं उनकी बड़ी संख्या में मत है। बाद में कैथलिक है और बाकी ऑर्थोडॉक्स और ये बाकी के जो पंथ आते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर वो भी हैं, लेकिन 30,000 प्लस मत हैं। अगर कोई पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको समझ में आ गया है कि इनके साथ में रहना भी जरूरी है, शायद इसलिए हो सकता है, लेकिन इस पर मैं अधिक चर्चा करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी तक किसी पार्टी का कोई सदस्य लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी के सदस्य नहीं है तो जग जाहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव जो रहा है आपका श्रीकांत शिंदे जी के साथ रहा है, एकनाथ शिंदे जी के साथ रहा है, कहीं ना कहीं शिवसेना ने जो है क्रिश्चियन समाज को, माइनॉरिटी को जो है संभाल के रखा है। तो अगर ये चीज आगे होती है तो इसका असर क्या देखने को मिल सकता है? उसका रीजन ये है कि जब हम कोई समाजकरण करते हैं और राजकरण करते हैं तो उसके लिए कोई आइडल लगता है। तो उस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी को मैं अपना राजनीतिक जो उनका काम है, आधी रात को भागना, कहीं भी जाकर लोगों की मदद करना, उसमें एक राजनीतिक में उनको आइडल मानता हूँ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि राजनीति का भगवान मानता हूँ। और श्रीकांत शिंदे मेरे राजनीति के मार्गदर्शक है। मैं उनकी तरफ देखकर राजनीति करता हूँ। जिस प्रकार से वो हर मतलब जात भेद, पंथ भेद, इस चीज के से दूर हटकर कह सकते हैं कि आरोग्य व्यवस्था में, या फिर कह सकते हैं कि कहीं पर किसी की आवश्यकता है या उन तक अगर कोई पहुंचे या उनके लोगों तक अगर पहुंचे और उन तक वो बात पहुंच जाए तो उसमें वो मदद करते हैं। तो इस चीज के लिए मैं उनकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित हूँ। और 2014 में माननीय सीएम साहब, अभी के तत्कालीन सीएम साहब, और उस समय पर आमदार थे, तब वो मेरे घर पर आए थे, मेरे पास में आए थे और उन्होंने माननीय खासदार साहब के इलेक्शन के विषय में सपोर्ट के लिए कहा था कि आप कल्याण लोकसभा पर उनको सपोर्ट करें। तभी हमने उनको हाँ कहा था और कुछ विषय हमने उनके पास में रखे थे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड है, जिसमें बहुत कोऑप करके नगर सेवक लेना हो, या फिर एससीओ के बारे में हो, या हमारा एक रिजर्वेशन जो है क्रिश्चियन रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके विषय में ऐसी कई मांगे हमने उनके सम्मुख में रखी थी। फिलहाल अभी तक उनमें से मुझे नहीं लगता कुछ पूरी हुई है, लेकिन फिर भी माननीय खासदार ने उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मुमरा कब्रिस्तान की हालत बहुत दुर्दशा थी, वहां पर 50 लाख की निधि उन्होंने उपलब्ध कराई है। फिर अभी हाल ही में पिछले महीने में 9 तारीख को मेरे पास में एक गवर्नमेंट का एक ये पेपर भेजा हुआ है कि उल्लासनगर का जो हमारा समता ये सिद्धार्थ नगर कैलाश कॉलोनी के सामने जो कब्रिस्तान है उसके लिए 50 लाख की निधि उन्होंने मुहैया कराई है। दूसरी बात है कि आज ही कुछ हमारे मित्रों ने अजीत शेख जी से मुलाकात की है, उल्लासनगर के आयुक्त से, और माननीय खासदार साहब ने उनको पत्र दिया है कि उल्लासनगर के अंदर इतनी बड़ी लोक संख्या में रहने के बाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास में कोई हॉल नहीं है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, प्रोटेस्टेंट समाज जो है, अलग अलग जगह से आता है। फॉलोवर्स जीसस क्राइस्ट के बहुत हैं, जिनमें मिडिल क्लास में भी हैं, नीचे के लोग भी हैं और अच्छे पैसे वाले लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों की शादी विवाह या फिर कुछ प्रोग्राम्स जब लेने होते हैं तो टाउन हॉल या ऐसी बड़ी जगह पर हम जाए तो 30, 40, 50 हजार रुपए का खर्चा उठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटे लोग जो हैं, जिनके पास में रोजमर्रा की जिंदगी की जो जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर उल्लासनगर में माननीय खासदार साहब की तरफ से अगर प्रयत्न होकर, या अंबरनाथ में इस प्रकार का प्रयत्न होता है तो बहुत अच्छी बात है। 2014 में जब वो जीत कर आए थे तभी मैंने इस विषय को उनके सम्मुख में रखा था कि एक भारत रत्न मदर टेरेसा इनके नाम से एक ऑडिटोरियम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए दिया जाए, और उसमें कहीं ना कहीं अभी शुरुआत हुई है और खासदार साहब ने आज अजीत सिंह जी के पास में पत्र भेजा है, तो ये अभिनंदन की बात है। आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा रहेगा, थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं हकीकत भी कहें या फिर से जो है हमारे दर्शक समझे। पावर की अगर बात करें, जब पावर हासिल करना होता है तो नेता काफी जो है वादे करते हैं, पावर आ जाने के बाद जो वादे वो करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते। जो समस्याएं शहर में हैं वो आज तक कितने जो है यहाँ पर मतदाता हैं, कितने जो है यहाँ से बड़े नेता सपोर्ट से जो है एमपी बने हैं,
फिर जो मंत्री बने हैं, फिर कहीं ना कहीं आज थाने जिला में एकनाथ शिंदे जी के होने के साथ साथ आज वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जो समस्या है वो जो है जो कि तो है वो हल नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जो बातें होती है वो एक बताने की अलग होती है, फिर जब आप पावर में आ जाते हो तो उस चीजों को पूरा भी नहीं करना, तो कहां तक चीज होती है। फिर उसमें यह हो जाता है कि जो नेतृत्व करता है समाज का, जैसे कि अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर ले, सिंधी कम्युनिटी की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं वो नेतृत्व जब बदलता है तो लोगों की जो इच्छा रहती है वो टूट जाती है कहीं ना कहीं। तो उस चीज को बनाने के लिए क्या कोशिश रहेगी, किस तरीके का जो है पड़ाव रहेगा, क्योंकि अगर नेतृत्व आगे चल के बदलता है, आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर भाजपा आज जो पावर में है, एक और उस तरफ पे झुकाव होता है, तो जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं आस लगा के बैठी है, तो उसके साथ क्या क्या किस तरीके का जो है हम ये कह सकते हैं कि इंसाफ होगा। देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे उल्लासनगर के अंदर डेवलपमेंट ना होने का कारण है कुछ फैमिलीज। हमारे उल्लासनगर की राजनीति कुछ परिवारों को लेकर ही उनके इर्द गिर्द घूमती है। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उनके इर्द गिर्द घूम रही है और कई सालों तक, कोई एक परिवार के विषय में नहीं, मैं दोनों पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। ये दोनों लोगों ने सत्ता अच्छी उल्लासनगर के अंदर भोगी है। ये चाहते तो बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अब इसमें जनता का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जबकि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन से बड़ा कोई भी पावर है ही नहीं। चाहे वो कोई भी बाहुबली हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी हो। अगर कम्युनिटीज, हमारे बीच में ये लोग क्या करते हैं कि डिफरेंसेस डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्रिश्चियन अलग, हिंदू अलग, मुस्लिम्स अलग, ओबीसीज अलग, इस प्रकार से ये डिवाइडेशन डालते हैं। अगर हम इन सारी चीजों को भूलकर हम एक होकर साथ में आए कि हमारा सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को जो एजुकेटेड हो, जो व्यक्ति बाहुबली नहीं हो, जब नए लोग चुनकर आते हैं तो उनको काम करने का उत्साह होता है, लेकिन रिपीटेड रिपीटेड वही 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 चुनकर आते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये शहर या फिर पर्टिकुलर वो जो चुनावी क्षेत्र है वो हमारी जागीर हो गई है, और वो वहां पर काम नहीं करते। इसलिए शहर की दुर्दशा है। अगर ये सारी चीज को भूलकर नए लोगों को, और खासकर जो सोशल वर्क करते हैं, जो समाज के अंदर मिले हुए हैं, ऐसे लोगों का अगर चुनकर लाया जाए तो मुझे लगता है डेवलपमेंट होगा। और समाज जिनके ऊपर अपनी आंखों को लगाता है, समाज को इतना पावर रखना चाहिए कि अगर हम आपके ऊपर डिपेंड है तो आपको हटाने की भी हम ताकत रखें। जीतू राठौर जी, एक महत्वपूर्ण बात ये रही, हमेशा से अब जिस तरीके से मैंने खबरें भी देखी, हमारे चैनल में भी चलाई, मुमरा में जिस तरीके से विरोध चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है धर्मांतर किया जा रहा है, लोगों का जबरदस्ती किया जा रहा है, ऐसे आरोप जो है उल्लासनगर शहर में भी लगातार लगते आ रहे हैं, ऐसे देश के हर जगहों पे लगते हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाता है? कहीं ना कहीं देखिए, देश जो है एक लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान अधिकार देता है अपनी पूरी बात रखने का, अपनी पूरी जो चीज है लोगों के सामने रखने का। तो इसको लेकर जब राजनीति होती है, जब आरोप लगते हैं, तो उस चीज को किस तरीके से आप देखते हैं? कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, लोग ये कहते हैं कि बाइबल को जो है जबरदस्ती लोगों को सुनाया जाता है, लोगों को लाया जाता है, ये उसकी इच्छा है। लोकतंत्र देश है, वो क्या करना चाहता है वो उसकी इच्छा है। लेकिन जो आरोप लगते आते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत समझे, राजनीतिक समझे, या ये एक प्लानिंग के हिसाब से समझे? देखिए, इसमें कैसा है कि पहली बात कि ये सिर्फ आरोप ही है, अब तक इसको कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। जहां तक मेरी जानकारी है, किसी को भी फोर्सफुल धर्मांतरण के मामले में अभी तक सजा सुनाई नहीं गई है देश के अंदर। एलिगेशंस लगते हैं, कुछ प्रेशर्स के, पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से भी कई लोगों के ऊपर आरोप दाखिल कर दिया जाता है, एफआईआर लॉन्च हो जाती है। लेकिन जब मैं कई ऐसे केसेस में रहा हूं, जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो जज उनको पहली दूसरी हेयरिंग के अंदर ही उनको उड़ा के फेंक देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और पर्सनल एजेंडा चलाने के लिए है। ऐसा कोई फोर्सफुल धर्मांतरण कहीं होता नहीं है। देखिए, आज की दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति को हम जबरदस्ती से उससे 1 रुपया भी नहीं ले सकते। यहाँ तो धर्म परिवर्तन करवाने वाली बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर, संविधान के अंदर, आर्टिकल 25 के अंदर क्लियर बताया गया है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का
फॉलो कर सकते हैं, उसके आचरण कर सकते हैं, उसके धर्म ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, उसके पहरावों को पहन सकते हैं और आप उस जिस धर्म के साथ में आप हैं उसके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर या जो भी है गुरुद्वारा, आप वहां पर जाकर उसकी उपासना कर सकते हैं। ये फोर्सफुल कन्वर्जन या फिर लालच देकर कन्वर्जन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लोग अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी लोग जाते हैं। आज हमारे क्रिश्चियन समाज में भी कई लोग हैं, हो सकता है वो पहले चर्च में आते थे लेकिन अभी वो मंदिरों में जा रहे हैं या मस्जिद में जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो अब हमारे पास से चले गए तो वो फोर्सफुल हम उनको लिया गया है। हाँ, कोई मुहिम के तहत अगर हमारे पास में कोई कंप्लेंट करता है कि इन्होंने जबरदस्ती हमारा कुछ घर वापसी जैसी मुहिम या अलग प्रकार की मुहिम के तहत धमका कर हमें लिया है, तो उस पर हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है हमसे किसी बात के पास में भी। और ये प्रोपोगंडा है लोगों के अंदर मतभेद कराने का, आपस में लड़ाई झगड़े कराने का और उसके ऊपर राजनीतिक रोटी सेकने का। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीतू राठौर जी, जिन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर जो है कुछ विषय अपने रखे, जो कि इनकी राय थी वो रखी। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जिस तरीके से देश भर का ये जो मुद्दा रहा है, जो कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे नजर आता है, या फिर अगर किसी तरीके से कोई पॉलिटिकल इशू बनाना हो तो इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। तो देखना है आने वाले समय में किस प्रकार से रुकता है। जाते तो हम ये कहना चाहेंगे कि देश लोकतंत्र देश है, यहाँ पे सभी को जो है अपना अधिकार है, अपने अधिकार से जीने का अधिकार है। तो आने वाले समय में ये विषय किस तरीके का रुख लेता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।